गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि अभी आप सभी जानते हो कि कोरोना नामक महामारी की वजह से विद्यालयों में शिक्षण कार्य बाधित चल रहा है और इसके साथ ही बोर्ड की जो 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं हैं वो भी एक बार स्थगित कर दी गई है, जो अब 18 जून से शुरू होने जा रही है। ऐसी परिस्थिति में विद्यालय में ऑनलाइन क्लास की शुरुआत की गई है, जिसमें मैं आज आपको कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान का अध्याय 6 जिसका नाम है केंद्र सरकार, और ये बोर्ड में 10वीं में 7 अंकों का पाठ है, उस पाठ के बारे में आपको समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सरकार किसे कहते हैं, यानी सरकार का अर्थ क्या है। तो सरकार का अर्थ है कि किसी राज्य को मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को सरकार कहते हैं, अर्थात वह संस्था जो किसी राज्य अर्थात देश के लिए नीतियों का निर्धारण करती है, उनको लागू करती है, व्यवस्थाएं बनाती है और आवश्यकता पड़ने पर दंड का प्रावधान भी करती है, उस संस्था को सरकार कहते हैं। अब बारी आती है सरकार के अंग। तो सरकार के 3 अंग हैं। पहला है व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। व्यवस्थापिका, इसे हमारी देश की संसद के नाम से भी जाना जाता है, और व्यवस्थापिका के अर्थात हमारी संसद के 2 सदन हैं। प्रथम सदन है लोकसभा और दूसरा द्वितीय सदन है राज्यसभा। तो हमारी संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, यानी यह व्यवस्थाएं बनाती है। फिर दूसरा भाग है कार्यपालिका, जो व्यवस्थाओं को लागू करती है, और तीसरा जो भाग है वो है न्यायपालिका, यानी ये यदि कोई व्यक्ति किसी भी कानून का उल्लंघन करता है तो उस व्यक्ति के लिए सजा का प्रावधान करती है और उचित कार्यवाही करती है, और इन दोनों पर नियंत्रण बनाए रखती है। और हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत न्यायपालिका को व्यवस्थापिका और कार्यपालिका इन दोनों से पृथक रखा गया है, स्वतंत्र रखा गया है, और ये इन दोनों संस्थाओं पर अपना नियंत्रण स्थापित किए हुए रखती है। तो इन पर थोड़े प्रश्न दोबारा बोल देता हूं कि सरकार किसे कहते हैं। तो किसी राज्य को मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को सरकार कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सरकार के कितने अंग हैं। तो सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। फिर अगला प्रश्न है कि संसद के सदनों के नाम लिखिए। तो हमारी संसद के 2 सदन हैं, पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लोकसभा को संसद का प्रथम या निम्न सदन भी कहते हैं, और राज्यसभा को
संसद का दूसरा या उच्च सदन भी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे आगे लोकसभा के गठन के बारे में कि लोकसभा का गठन किस प्रकार होता है। तो अब बारी है लोकसभा का गठन। तो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि लोकसभा को संसद का प्रथम या निम्न सदन कहा जाता है और इसे संसद का अस्थायी सदन भी कहा जाता है, क्योंकि इसे समय से पूर्व कभी भी निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत भंग किया जा सकता है। और लोकसभा को संसद का लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके प्रतिनिधियों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। इस कारण लोकसभा को संसद का लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। तो पहला प्रश्न हो गया कि संसद का प्रथम या निम्न सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को। दूसरा प्रश्न हो गया कि लोकसभा को संसद का प्रिय सदन या लोकप्रिय सदन क्यों कहा जाता है? तो लोकसभा को संसद का सबसे लोकप्रिय सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। तीसरा प्रश्न हो गया कि लोकसभा को संसद का अस्थायी सदन क्यों कहते हैं? लोकसभा को संसद का अस्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे समय से पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कभी भी भंग किया जा सकता है। अब बारी है कि इसका गठन किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले है सदस्य संख्या। तो हमारे भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो 552 हो सकती है। इसमें 530 सदस्य, इसमें से 530 सदस्य विभिन्न राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से लिए जाते हैं, जबकि 20 सदस्य जो है वो संघ शासित प्रदेशों अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों से लिए जाते हैं, जबकि 2 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं। इस प्रकार लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो 552 हो सकती है। लेकिन वर्तमान में हमारी लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो 545 है। इनमें से 530 सदस्य जो है वो विभिन्न राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से तथा 13 सदस्य जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य हैं। इस प्रकार वर्तमान में हमारे देश की लोकसभा में कुल 545 सदस्य हैं। तो इस प्रकार हमारे देश में वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। अब इस पर कुछ छोटे प्रश्न बोल देता हूं। पहला प्रश्न
कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो लोकसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं जो आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं। अब आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग वो कौन से होते हैं, तो किसी व्यक्ति के पिता या वंशज, किसी व्यक्ति के पिता या पुरुष वंशज जो यूरोपीय रहे हो उन्हें आंग्ल भारत और यूरोपीय रहे हो और वर्तमान में भारत में निवास कर रहे हैं, उन्हें आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग कहते हैं। दोबारा बोलता हूं कि आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति का पिता या पुरुष वंशज जो यूरोपीय रहे हों और वर्तमान में भारत में रह रहे हैं, तो उन्हें आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग कहा जाता है। तो इस प्रकार लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या 2 होती है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है, तो वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। तो ये पहला पॉइंट हुआ सदस्य संख्या। अब दूसरा पॉइंट है निर्वाचन। तो लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। अब प्रश्न छोटा सा कि वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं, या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं। तो वह व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है तथा जिसका नाम मतदाता सूची में पंजीकृत है, उसे हमारे देश में वोट देने का अधिकार दिया गया है। इसे ही वयस्क मताधिकार या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। अब तीसरा पॉइंट है योग्यताएं, यानी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए हमारे अंदर किन किन योग्यताओं का होना आवश्यक है। तो सबसे पहले वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो। दूसरा है उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक हो। तीसरी योग्यता है वह किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर न हो, अर्थात
सरकारी सेवा या नौकरी में न हो। और चौथी योग्यता है वह न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न हो। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित 4 योग्यताएं होना आवश्यक है। सबसे पहली है कि वह भारत का नागरिक हो, अर्थात भारत देश का रहने वाला हो, भारत का नागरिक हो। दूसरी है उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। तीसरी योग्यता है कि वह सरकार में किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर न हो, अर्थात सरकारी नौकरी में न हो। और चौथी योग्यता है कि वह न्यायालय द्वारा यानी अदालत के द्वारा पागल यानी मानसिक रूप से विक्षेप या दिवालिया घोषित न हो। तो यहाँ एक प्रश्न बन गया कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए किन किन योग्यताओं का होना आवश्यक है। अब हमारे देश में हम जो नागरिक हैं वो हम भारत के ही नागरिक हैं। हमारे देश में किसी भी राज्य के निवासियों को अलग से राज्यों की नागरिकता प्रदान नहीं की गई है। हमारे देश के संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। हम देश के किसी भी कोने के निवासी हों, कहीं भी रहने वाले हों, हमारी नागरिकता भारतीय है। हम नागरिक भारत के ही कहलाएंगे। हम नागरिक राजस्थान के या पंजाब के या हरियाणा के नहीं कहलाएंगे, क्योंकि हमारे देश में एकल नागरिकता को स्वीकार किया गया है। यहीं पर दूसरा है दिवालिया, यानी वह व्यक्ति जिसके पास धन संपत्ति नष्ट हो चुकी है, वो कर्ज में डूब चुका है, उसकी धन संपत्ति से कर्जे को चुकता नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को या उस फर्म को दिवालिया कहा जाता है। तो तीसरी जो पॉइंट है वो है योग्यताएं। तो चौथा पॉइंट है कार्यकाल। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। और ऐसा अब तक हमारे देश में 9 बार किया जा चुका है। तो लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। और इसे समय से पूर्व भंग करने के कारण ही इसे संसद का अस्थायी सदन भी कहा जाता है। पांचवा टॉपिक है अधिवेशन। तो लोकसभा के अधिवेशन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए और स्थगित किए जाते हैं। लोकसभा के जो अधिवेशन अर्थात बैठक है, मीटिंग है, वो राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाई व स्थगित की जाती है। लेकिन इसमें
एक अनिवार्य शर्त ये होती है कि लोकसभा की जो 2 बैठकें हैं उन 2 बैठकों में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो 5वां है टॉपिक पॉइंट अधिवेशन यानी बैठक। तो लोकसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए व स्थगित किए जाते हैं, लेकिन इसके लिए अनिवार्य शर्त यह है कि 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है 6 नंबर पदाधिकारी। तो लोकसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं, एक अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन लोकसभा के सदस्य अपने में से ही मतदान के आधार पर करते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन लोकसभा के सदस्य अपने में से ही मिलकर किसी एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चयनित करते हैं। तो पदाधिकारी लोकसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं, एक अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष। इनका चयन लोकसभा के सदस्य अपने में से ही किसी एक सदस्य को अध्यक्ष और एक सदस्य को उपाध्यक्ष के लिए निर्वाचित करते हैं। तो इस प्रकार अभी हमने लोकसभा के गठन के बारे में पढ़ा कि लोकसभा का गठन किस प्रकार होता है। तो इस पर आपका एक प्रश्न बन गया कि लोकसभा के गठन या संरचना का वर्णन कीजिए। अब थोड़ा सा राजस्थान के संदर्भ में कि राजस्थान से लोकसभा की कितनी सीटें निर्धारित की गई है या लोकसभा के लिए कितने सदस्य निर्धारित किए गए हैं। तो हमारे राज्य राजस्थान से लोकसभा के लिए 25 सीटें निर्धारित की गई हैं, जबकि राज्यसभा के लिए 10 सीटें निर्धारित की गई है। तो 2 छोटे छोटे प्रश्न हो गए कि राजस्थान से लोकसभा के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई है या कितने सदस्य निर्धारित किए गए हैं, तो वो है 25। और राजस्थान से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य या सीटें निर्धारित की गई है, तो वो है 10। तो दोस्तों अभी हमने ये लोकसभा के गठन के बारे में पढ़ा। मैंने आपको पूरा अच्छी तरह से समझा दिया है। आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगले टॉपिक में लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा राज्यसभा के गठन और उसके कार्यों और शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे।